आज 16 मई है। आज आपके मतलब की चीज़ें कम आई हैं, लेकिन जो आई हैं वो बहुत महत्वपूर्ण आई हैं। तो आइए हम लोग इसे धीरे धीरे समझ करके इसे पढ़ते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि 3 पॉइंट्स हैं, 1, 2 और 3। इसमें से अगर हम पहले पॉइंट को देखते हैं तो वो कह रहा है कि जो भारत है ना, इंडिया है, उसमें जो इंटरनेट है वो 2023 में रिकॉर्ड बार कट किया गया है या बंद किया गया है। ठीक है, मतलब कह रहा है कि ये जो शटडाउन है इंटरनेट का, ये दुनिया में हाईएस्ट है। क्लियर? इसमें इन्होंने लिखा है। दूसरी चीज ये लिखा है कि 300 लोग ये इंडियन सिटीजन्स बने हैं। किसके तहत? सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत। क्लियर? इस पर हमको चर्चा करनी है। फिर कह रहा है कि मणिपुर से इतने लोग विस्थापित हुए हैं। कितने लोग? 97% लोग ये विस्थापित हुए हैं, जो वर्ल्ड का रिकॉर्ड है। ठीक है, क्लियर? तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, अब यहां पर हम देखते हैं पहला पॉइंट हमारा कैसे शुरू हो रहा है। तो आइए देखते हैं। अब देखिए, आपके सामने लिखा है और वह देखिए क्या लिखा है कि इंडिया में रिकॉर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ इंटरनेट शटडाउन 2023 में। ठीक है, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इंटरनेट अगर कहीं बंद हुआ है तो वह देश है भारत। क्लियर? क्या है कि इंडिया विटनेस्ड द हाईएस्ट नंबर ऑफ इंटरनेट शटडाउन्स इन द वर्ल्ड 2023। ठीक, ये तो आप समझ गए। वही जो हम अब तक कहते चले आ रहे वही इन्होंने कहा। अब ये 6 वर्षों में है में लगातार बंद होते रहे हैं इंटरनेट, लेकिन 2023 में तो इसने रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। फिर कह रहा है कि द इंटरनेट वॉज स्नैप्ड। स्नैप्ड का मतलब बंद कर दिया गया। स्नैप्ड कितनी बार? 116 बार। कहां? इन द कंट्री। कब? पिछले साल। पिछले साल का मतलब 2023। ठीक है, फिर कह रहा है द कीप इट ऑन कोलिशन a grouping of civil societies body that advocates against internet blockades. ठीक है, state। देखो, आप इसमें आपको एक चीज याद रखना है। क्या याद रखना है? देखो, ये एक संस्था का नाम है। देखो यहां लिखा होगा, ये देखो हमने और आपको स्पष्ट कर देने के लिए यहां से मैटर को उठाया और यहां लिख दिया, ताकि आप बेहतर तरीके से देख सकें और आपको नजर मिल जाए, आपको एक विजन मिल जाए, एक दृष्टिकोण मिल जाए कि हमें अपने कंपटीशन के लिए यही पूछा जाएगा, यही पढ़ना है। ठीक है, तो कह रहा है कीप इट ऑन कोलिशन क्या है? तो आप कहेंगे सर इट इज अ ऑर्गेनाइजेशन। सर यह एक संगठन है। ठीक ना? अब ये संगठन क्या करता है?
यही संगठन है जिसने चीख चीख करके, देखो कह रहा है, एडवोकेटिंग किया, खूब इसकी वकालत किया, ठीक है, कि भारत में 116 बार इंटरनेट को शट डाउन किया गया, जो एक सभ्य समाज के लिए अभिशाप है। क्लियर? तो ये भी आपने कर लिया। ये है संस्था का नाम, कीप इट ऑन कोएलिशन, ठीक है। तो ये भी आपने कर लिया है ना। लेकिन फिर कह रहा है कि ये क्यों बंद हो रहा है। तो कह रहा है कि ओवर कम्युनल टेंशन, ठीक है, सांप्रदायिक दंगे। फिर कह रहा है वायलेंस, हिंसा, टेंशन और एग्जामिनेशन। यहां पर लिख दिया उसी को ला करके कि ये चीज आपको याद रखना होगा कि कीप इट ऑन कोलेशन कहता है कि 116 बार शट डाउन किया गया है 2023 में इंटरनेट को, ठीक है। और क्यों किया गया, तो आप कहेंगे कि सर कम्युनल टेंशन है, सर वायलेंस है और परीक्षाएं हैं, और कह रहा है कि कुछ और भी कारण हैं, ठीक। फिर कह रहा है कि इन इंडिया एंड अराउंड द वर्ल्ड, स्पेशली इन मणिपुर, द सिविल सोसाइटी हैज कंडेम्ड इट। कह रहा है कि न केवल मणिपुर में तो हो ही रहा है, पूरी दुनिया जो है इसको कंडेम्ड कर रही है, मतलब निंदा कर रही है, भारत के इस कार्य की निंदा कर रही है, ठीक है। अब यहां पर क्यों निंदा कर रही, भाई निंदा करने का आप हमारे यहाँ की जो परिस्थिति है उसको आप समझने की कोशिश करें हैं। आपने देखा है दूर बैठ करके, वन संगठन में बैठ करके आप हमारी निंदा कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन कंडेम्ड करने के पीछे जो रीजन होता है वो कोई हल्का नहीं होता। तो वही चीज यहां लिख रहा है, क्या है कि मोस्ट ऑफ दिस शट डाउन ऑर्डर्स आर बीइंग अप्लाइड रीजनली, ठीक है, क्लियर। जो शट डाउन हुए हैं वो शट डाउन क्षेत्रीय हुए हैं। फिर कह रहा है रेदर देन लोकली, उसे कहां होना चाहिए था, स्थानीय स्तर पर होना चाहिए था, ठीक है, कहां होना चाहिए था, स्थानीय स्तर पर होना चाहिए था। लेकिन आपने क्या किया, इसे पूरे क्षेत्र के स्तर पर बंद कर दिया। अरे भाई मणिपुर में, बिष्णुपुर, इम्फाल और एक काग डिस्ट्रिक्ट में और, ठीक है, इन्होंने लिख रखा, में ही तो दंगा चल रहा था, तो आपने मणिपुर को क्यों बंद कर दिया, कंप्लीट मणिपुर में आपने इंटरनेट को ठप कर दिया, ठीक। तो कंडेम्ड का विषय होता है। फिर उन्होंने कहा कि चलो 1 मिनट के लिए हम समझौता कर लेते हैं कि भाई अन्य क्षेत्रों में न फैल जाए, इसलिए आपने कर दिया, क्लियर। लेकिन कह रहा है विदेश और देश के बुद्धिजीवी कंडेम्ड कैसे करते हैं, उनका कहना है ड्यूरिंग द सर्च फॉर खालिस्तानी सपोर्टर, ठीक है, एक खालिस्तान का समर्थक है, ठीक है, नाम क्या है उसका, तो आप कह रहा है कि अमृतपाल, ठीक है, अमृतपाल, और कह रहा है कि इस अमृतपाल की खोज के लिए आप पूरे पंजाब में इंटरनेट डाउन कर देंगे, ठीक है। ऐसा कैसे हो सकता है भाई, ऐसा क्यों होना चाहिए, ठीक है। तो वाई आपने पंजाब में एक टेररिस्ट की खोज के लिए पूरे पंजाब के इंटरनेट को बंद कर दिया, उपयुक्त है क्या। मणिपुर में भी आपने यही किया। तो अब कह रहा है कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा,
जब आपने इंटरनेट बंद किया तो कभी आपने सोचा, मतलब कौन लिख रहा है इसे? अरुणदीप लिख रहे हैं नई दिल्ली से। तो ये सरकार से पूछना चाहते हैं, ठीक है, कि क्या सुप्रीम कोर्ट की भावनाओं का अनादर नहीं हुआ? क्या भारत के संविधान के आर्टिकल 19 में क्या है? सूचना पाने का अधिकार तो है ना। क्लियर? तो आपने क्या किया? आर्टिकल 19 का उल्लंघन कर दिया। एक बात आप और सोचिए, आपके पास जब इंटरनेट है ही नहीं, सूचना है ही नहीं, तो आप राइट टू इंफॉर्मेशन कहां से करेंगे? दूसरी चीज, जब आपने बंद किया लंबे लंबे समय के लिए, तब आपने कहीं सोचा कि इतने लंबे समय तक के लिए जब हम इंटरनेट को ठप कर दे रहे हैं, मतलब स्नैपिंग कर रहे हैं, स्नैप्ड कर रहे हैं किसको? इंटरनेट को। तो कभी आपने सोचा कि क्या होगा बैंकों का? बैंकों में कामकाज ठप, लोगों के पास पैसे नहीं है, बैंकों में वो जाते हैं, बैंक में बंद है, क्योंकि बैंक का कार्य ही नहीं हो सकता, क्योंकि नेट से चलना है। ठीक, तो एक तो आपने ये देखा। हेल्थ का क्या होगा? अस्पतालों का क्या होगा? ठीक है, तमाम ऐसे टेली मेडिसिन के कार्य होते हैं, ठीक है, टेली सर्जरी होती है, फिर इन सब का क्या होगा? फिर आप एक बात बताइए, पढ़ाई लिखाई का क्या होगा? क्योंकि आज तो सब कुछ इसी पे डिपेंड होता चला जा रहा है। क्लियर? और एक चीज आप बताइए, कोई एक ऐसा व्यापारी है, बड़ा व्यापारी है या छोटा व्यापारी है, जिसका पूरा ट्रेड ही नेट पर टिका है, इंटरनेट पर टिका है, ठीक है, तो आप कल्पना करिए कि अगर इंटरनेट नहीं आता है, 2-4 घंटे नहीं आता है, तो आप परेशान हो जाते हैं, बैंकों में लाइन हो जाती है, और यहाँ तक कि कुछ आक्रोश में तोड़फोड़ हो जाती है, क्योंकि आज इंटरनेट पूरी दुनिया की एक लाइफलाइन बनता जा रहा है। तो आप एक चीज बताइए, जिनका विदेशों के साथ व्यापार और व्यवसाय था, देश के आंतरिक रूप में व्यापार और व्यवसाय था, और वो नेट से संचालित हो रहा था, उनका क्या होगा? ठीक है, टिकट बुकिंग कैसे होगी? तो इसका मतलब ये ऐसा करके आपने क्या किया कि थोड़े से लोगों के कारण, ठीक है, एक बड़े समुदाय को, एक बड़े क्षेत्र को आप कैसे प्रभावित कर सकते हैं, यह आपको अधिकार किसने दे दिया? क्लियर? तो इसी पर इन्होंने चर्चा किया है। अब कह रहा है कि जो इंटरनेट बंद करने की बात है, उसको जरा हम वर्ल्ड वाइड देख लें, तुलना कर लें, तो ये कह रहे हैं कि म्यांमार में रिकॉर्ड क्या हुआ है? स्नैप हुआ है, इंटरनेट बंद हुआ है। फिर कह रहा है सेकंड कहां पर बंद हुआ दुनिया में? तो वो कह रहा है ईरान में हुआ 34 बार, और फिर फिलिस्तीन में हुआ है 16 बार, और यूक्रेन में हुआ है 8 बार। मतलब आप ये डाटा भी याद रखिएगा, ठीक है, कि सबसे ज्यादा मणिपुर है वर्ल्ड में, उसके बाद कौन है? ईरान है। ईरान में कितनी बार है? तो आप कहेंगे कि सर 34 बार है। और म्यांमार में कितनी बार था? 37 बार था। 34 बार यहाँ हो गया। पैलेस्टाइन में, फिलिस्तीन में 16 बार है, और यूक्रेन में जहां पर युद्ध चल रहा है, वहां पर भी केवल 8 बार इंटरनेट, ठीक है, स्नैप्ड हुआ है। ठीक है, क्लियर?
ये आपके सामने ये पहला पॉइंट था जिसकी हमने लाइन बाय लाइन व्याख्या कर दी है। ठीक है, क्लियर। अब याद रखिएगा कि हमें अगला पॉइंट भी देखना है। अगला पॉइंट अगर हम देखें तो हमारा अगला पॉइंट है, देख लिया होगा आपने, ये कह रहा है कि 300 लोग हुए क्या भारत के नागरिक अंडर सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, इसे लिख कौन रहा है? विजेता सिंह और समृद्धि तिवारी लिख रही हैं। ठीक, अब कह रहा है पूरे मैटर में क्या है कि द यूनियन गवर्नमेंट ऑन वेडनेसडे, बुधवार को, ग्रांटेड सिटीजनशिप सर्टिफिकेट टू मोर देन 300 लोगों को, इन्होंने भारत सरकार ने 300 लोगों को सर्टिफिकेट इशू किया है। ठीक है, हु अप्लाइड, जिन्होंने इस याचना किया था या आवेदन दिया था अंडर द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। मतलब समझ गए ना कि एक सीनियर अधिकारी बता रहा है कि वे लोग जिन्होंने CAA 2019 के तहत आवेदन किया था कि हमें भारत की नागरिकता दे दी जाए, उनमें से 300 लोगों को नागरिकता दे दी गई है और शेष लोगों को देने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। क्लियर? तो ये चीजें आपको, ये देखिए और भी हम पढ़ देते हैं थोड़ा सा। तो कह रहा है कि एटलीस्ट 14 पीपुल्स वेयर हैंडेड देयर सर्टिफिकेट बाय यूनियन होम सेक्रेटरी अजय कुमार भल्ला। 14 लोगों को, तो ये देख रहे हैं मिस्टर अजय कुमार भल्ला है और ये लेडी है। ठीक है, जिसको यह है, ठीक है, क्या दे रहे हैं? सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं। अब इस बात को इन्होंने खोला तो नहीं, सरकार ने खोला नहीं कि आप किस देश के लोगों को दे रहे हैं, लेकिन अनुमान है कि सर्वाधिक पाकिस्तानी जो लोग आए हैं उनको दिया गया है। लेकिन आपको अब थोड़ी सी हम बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर पूरे मैटर को आपको समझा देते हैं, आप सीरियस रहेंगे ताकि आपका एक भी क्वेश्चन न छूटने पाए। क्लियर? पहली चीज तो आप याद रखिएगा कि जो सिटीजनशिप है, ठीक है, वो है क्या? ये पार्ट 2 में है। पार्ट 1 में क्या है? हमने भारत का भूगोल निर्मित किया है। ठीक है, एक क्षेत्र बनाया है। ठीक है, क्लियर? और भाग 2 में उसमें बसे हुए लोगों को नागरिक कहा है। इसका मतलब भाग 2 क्या है? भाग 2 का मतलब पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें क्या है? आर्टिकल 5 to 11 दिया गया है और इस आर्टिकल 5 to 11 में सिटीजनशिप का विवरण दिया गया है। क्लियर? लेकिन अब प्रॉब्लम कहां आती है? देखिए, ये आपको देखना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा। ये कैब लिखा हुआ है। ठीक है, कैब, सिटीजनशिप, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लिखा है। ये बिल, ठीक है, बिल है, मतलब बिल क्या है? कानून के पूर्व की एक दशा है। ठीक है, मतलब बिल पर जब राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देता है तो वो एक्ट में बदल जाता है। तो बिल क्या है? कानून का एक रॉ पेपर है। ठीक है, जिसका उल्लंघन करने से किसी को कोई दंड नहीं मिलता, लेकिन एक्ट का उल्लंघन करने से आप अंडर पनिशमेंट हो जाते हैं। क्लियर हो गया? तो
ये कैब क्या है? तो एक बिल है, ठीक है। इस बिल को कौन लेके आ रहा है संसद में? तो आप कहेंगे यहां एक डेट डाल दीजिएगा, 9 दिसंबर। 9 दिसंबर 2019 को यह कैब या सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल ले करके होम मिनिस्टर अमित शाह भारत की संसद में आ रहे हैं, ठीक है। तो अमेंडमेंट करना चाह रहे हैं, मतलब संशोधन करना चाह रहे हैं, सुधार करना चाह रहे हैं। किसमें सुधार करना चाह रहे हैं आप? तो आप कहेंगे कि सर एम क्या है? एट अमेंडिंग द सिटीजनशिप एक्ट 1955। उद्देश्य इनका है कि हम, ठीक है, 1955 का जो नागरिकता कानून है उसमें सुधार करना करेंगे। तो भैया उसमें कमी क्या है कि आप सुधार करोगे? यार कोई कमी है तभी तो सुधार करोगे, ठीक है। तो कमी ये है कि इसमें कहा गया है इस एक्ट में कि भारत में विदेशी नागरिक तभी नागरिकता पा सकता है जब उसका भारत में रहना लीगल हो। जिसका पासपोर्ट सही हो, जिसका वीजा सही हो, वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इलीगल जो माइग्रेंट्स हैं, अवैध रूप से जो प्रवासी हैं, वो भारत के नागरिक नहीं बन सकते, ठीक है। लेकिन जो अमित शाह है या मोदी सरकार है, ये कहती है कि नहीं, हम इसी को सुधार करना चाहते हैं, ठीक है। क्या सुधार करना चाह रहे हो? तो इनका कहना है कि हम जो इलीगल माइग्रेंट हैं, अवैध जो लोग रह रहे हैं भारत के अंदर, अवैध प्रवासी, ठीक है, हम उनको नागरिकता देंगे। आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब प्रश्न आता है कि अवैध को आप क्यों देना चाह रहे हो भाई? ठीक है, अवैध को आप क्यों देना चाह रहे हो? आगे चलिए आप। तो कह रहे हैं, थोड़ा सा रुके रहिएगा, क्यों देना चाहता है अब इसका उत्तर देते हैं। कह रहा है ये जो बिल इन्होंने लाया, संसद में लाया, तो भाई विरोध तो होगा ही होगा, ठीक है, क्लियर, भारत के अंदर। तो ये हुआ कि भाई जब विरोध होने लगा तो आइए मतदान हो जाए, ठीक। तो मतदान जब उसमें हुआ तो कितने लोग उपस्थित थे? तो आप उपस्थित को छोड़िए, आप ऐसे दिखाइए, 311 वोट किसके फेवर में पड़ रहे हैं? अमेंडमेंट के पक्ष में पड़ रहे हैं, मतलब कैब के पक्ष में पड़ रहे हैं, और 80 वोट विपक्ष में पड़ रहे हैं। तो इसका मतलब विपक्ष हार गया। फिर यह कहां चला गया? 10 तारीख को, 10 दिसंबर को भारत के राष्ट्रपति के पास। भारत के राष्ट्रपति ने क्या किया? एक दिन बाद 12 दिसंबर 2019 को, ठीक है, इस पर सिग्नेचर कर दिया। किस पर? कैब पर सिग्नेचर कर दिया। और जैसे ही उन्होंने सिग्नेचर किया, वैसे यह किस में बदल गया? CAA में बदल गया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में बदल गया। आप समझ गए कि कैब और CAA में क्या समता है, ठीक है, कैसे कौन एक दूसरे में चेंज हो रहा है और क्या अंतर है वो भी आप जान गए। तो इसका मतलब ये कह रहा है कि द सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल कैब एम टू प्रोवाइड सिटीजनशिप टू 6 रिलीजियस कम्युनिटीज, ठीक है। ऐसे करो, ये देखो क्या लिखा है, ये देखो लिखा है 3 और 6, मतलब 36 लिखा है ना। तो आप कह देना कि 3 देशों के 6 समुदायों को, धार्मिक समुदायों को, ठीक है, नागरिकता दिए जाने का प्रावधान करता है CAA। ये 3 देश कौन है?
जाहिर सी बात है कि वही देश हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, ये वही 3 देश हैं जिन्होंने अपने देश का धर्म घोषित कर रखा है, ठीक है। तो हमारे पड़ोसी तो कौन कौन है? एक तो अफगानिस्तान है, दूसरा पाकिस्तान है और तीसरा बांग्लादेश है। तो और 6 समुदाय तो वो आप जानते हैं, ठीक है भाई, हिंदू होगा ही होगा, सिख होगा ही होगा, ईसाई होगा ही होगा, पारसी होगा ही होगा, सब ठीक है, आप जान रहे हो, ठीक है। तो अब इसके बाद ये कह रहा है कि इन्हीं को क्यों दिया जा रहा है, अपने जो पड़ोसी देश के, ये 3 हमारे जो पड़ोसी देश के हैं वहीं के लोगों को दिया जा रहा है। क्यों साहब? तो कह रहा है क्योंकि ये लोग परसिक्यूशन से गुजरते हैं, ठीक है। परसिक्यूशन किसे कहा जाता है? जो धार्मिक रूप से इन देशों में प्रताड़ित रहा हो, ठीक है। अगर मैं आपसे एक आंकड़ा प्रस्तुत करूं तो भारत आजाद कब होता है? ठीक है, भारत का आजादी का टाइम है 1947। तो 1951 में जो सेंसस था उसके अनुसार पाकिस्तान में 12 मतलब 12.9% ये कौन रहते थे? ये लोग हिंदू रहते थे। लेकिन वर्तमान में उनकी संख्या क्या आ गई? वर्तमान में उनकी संख्या कितनी हो गई? तो सर अब वह लगभग 1.6 2019 में थी, अब तो और कम हो गई है। तो फिर ये कमी हुई क्यों? क्योंकि जनसंख्या जो थी, गैर मुस्लिम जो जनसंख्या थी, वह या तो प्रताड़ित होकर के, लिखा हुआ है परसिक्यूशन के कारण, या तो वह इस्लाम में कन्वर्ट कर गई, या मार दी गई, या ये भग आए इंडिया के अंदर। क्लियर? अब जो कुछ वहां रह रहे हैं, जाहिर सी बात है कि वो शक्तिशाली है। क्लियर? तो अब यहां पर आपने देख लिया, ठीक है। तो उन्हीं जो धार्मिक रूप से प्रताड़ित लोग हैं उन्हीं को दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन आगे थोड़ा सा लाइन जो है वो मतलब कुछ अटपटी सी लाइन है। क्या कह रहा है? कि हम उनको किसी भी शर्त पर नागरिकता देंगे, चाहे उनके पास कोई डॉक्यूमेंट हो या ना हो। हम उनसे पूछेंगे ही नहीं कि आप इलीगल हैं या लीगल, बस आपको बताना है, और कुछ ना कुछ ही बता तो दीजिए कि आप किस देश के हैं, वहां का कुछ तो है आपके पास। नहीं आपका है तो बच्चे का है ना, ठीक है। क्लियर? तो अब ये चीज आप देख लिए। लेकिन अब प्रश्न आता है कि जब ये बातें कही जाएंगी तो उसका विरोध तो होना ही होना है। द बिल फेस्ड क्रिटिसिज्म, बिल का बहुत विरोध हुआ, ठीक है। अब फिर कह रहा है फॉर मल्टीपल रीजंस इंक्लूडिंग कंसर्न्स अबाउट वेयर द इमिग्रेंट्स वुड बी सेटल्ड। मतलब कह रहा है कि बिल का जो है, बिल नहीं होना चाहिए, अब एक्ट होना चाहिए था। सॉरी फॉर, जी, ठीक है, भूल भूल हो गई है, ठीक है। तो अब आप कह सकते हैं कि ये जो एक्ट आया, इस एक्ट का भारत में बड़ा विरोध हुआ, ठीक है। क्लियर? क्यों विरोध होगा? तो देखो, विरोध इसलिए होगा, ठीक है, विरोध इसलिए होगा क्योंकि आप ये जो लोग आए हैं इनको बसाओगे कहाँ? एक पॉइंट तो ये आया कि भैया इनको बसाओगे कहाँ, एक तो तुम ये बताओ। दूसरी चीज ये है कि जो मुसलमान हैं, भारत के मुसलमान हैं, उनके कुछ नेता कहते हैं कि यह आर्टिकल 14 का उल्लंघन है, कि भावनाओं का उल्लंघन है, ठीक।
आर्टिकल 14 ये क्या कहता है कि हम किसी प्रकार का किसी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेंगे, यही कहता है ना। ठीक है, आर्टिकल 14। लेकिन आप याद रखिएगा ये एक अधूरा ज्ञान है। भारत के जो संविधान निर्माता थे और कॉन्स्टिट्यूशन जो फ्रेमर्स हैं, ठीक है, वी हैव प्राउड ओवर, हम उन पर गर्व करते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत ही संभल करके पेन को चलाया है। ठीक है, और इसीलिए बी आर अम्बेडकर सर ने कहा था कि मेरा जो संविधान है वह आज के लिए भी रिलेबल है, कल के लिए भी होगा और आने वाले कल के लिए भी होगा, उसमें कोई गलती नहीं है। और किसी भी वक्त में अगर हमारा संविधान अनुपयुक्त लगने लगे, कमी दिखने लगे, तो सोच लेना कि कमी हमारे संविधान में नहीं थी, अपितु हमारे बच्चों के मन में है। ठीक है, क्लियर? बच्चों का मानसिक स्तर नहीं है, उसमें सब कुछ दिया है। आर्टिकल 14 के सब क्लॉज हैं, उसमें कहता है कि स्टेट चाहे तो, ठीक है, वह मतभेद वो राइट टू इक्वलिटी को डिसोबे कर सकता है। ठीक है, क्लियर? शर्तें कुछ हैं, अगर वो शर्तें हैं तो आप उसे डिसोबे कर सकते हैं। क्लियर? तो इसका मतलब 14 तो कट गया। फिर कह रहा है कि भाई देखिए जो परसिक्यूशन हो रहा है, धार्मिक प्रताड़नाएं हो रही हैं, वो हिंदुओं की थोड़न हो रही है। पाकिस्तान के अहमदिया का क्या होता है, उनका क्यों नहीं हो रहा है? ठीक, श्रीलंका में तमिलों का हो रहा है, उनको क्यों नहीं आप कर रहे हैं? नेपाल में मदेशिया का हो रहा है, उनको क्यों नहीं आप दे रहे हैं? तिब्बत भी हमारा पड़ोसी है, वहां पर बौद्धों के साथ भी अत्याचार होते हैं, उनको आप क्यों नहीं दे रहे हो भाई? ठीक है, क्यों आप मुसलमानों के साथ अत्याचार कर रहे हो? ठीक है, तो सरकार ने क्या पक्ष रखा था? सर हमने उसी 3 देश को इसलिए चुना है क्योंकि इन तीनों देशों ने अपने राज्य का धर्म घोषित कर रखा है। ठीक है, क्लियर? तो फिर इन्होंने याद दिलाया कि जिस समय देश का विभाजन हो रहा था और नेहरू लियाकत समझौता हो रहा था 8 अप्रैल 1950 को, उस समय आपने क्या वादा किया था? हम माइनॉरिटीज की हर प्रकार से सुरक्षा करेंगे, लेकिन हो क्या रहा है? ठीक है, तो सब मिला करके सरकार का पक्ष सफल रहा और सरकार क्या करी कि इसे लागू कर गई। ठीक है, सीएए को लागू कर गई। एक प्रश्न आपसे और पूछ सकते हैं, ठीक है, कि एनआरसी क्या होता है? ठीक है, तो आप याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि सीएए और एनआरसी में क्या अंतर है, ठीक है, तो नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप, ठीक है, तो जो एनआरसी है वह बेसिकली नॉर्थ ईस्ट के लिए है और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इस रजिस्टर का विकास किया गया। और दुनिया में कोई ऐसा राष्ट्र नहीं है जहां एनआरसी ना होती हो। हर देश अपने नागरिकों की क्या करता है, रखता है। तो शुरू में सरकार ने ये कहा था कि भाई हम एनआरसी जो है केवल देश के अंदर, नॉर्थ ईस्ट के लिए ही करेंगे, असम के लिए करेंगे। लेकिन बाद में ये हो रहा है कि अब एनआरसी पूरे देश में होगी। अब एनआरसी को 2019 में ही क्यों लाया गया? ठीक है, या इसके पहले क्यों नहीं लाया गया? तो इसका भी एक बड़ा इतिहास है। वो इतिहास क्या है? देखो, असम में
जो बांग्लादेशी शरणार्थी हैं ये बड़ी संख्या में आए, और जब बड़ी संख्या में आए तो यहाँ के रिसोर्सेज पर उन्होंने कब्जा करना शुरू कर दिया। ठीक है, परिणाम क्या होगा? असम में बहुत लंबे समय तक बोडो मूवमेंट चलता है। कौन सा? बोडो मूवमेंट चलता है। तब सरकार ने कहा कि भाई ठीक है, हम इसकी जांच करवा लेते हैं कि कौन कौन ये लोग यहाँ पर भगोड़े रहते हैं, तो उन भगोड़ों को बाहर करते हैं, जो शरणार्थी हैं बाहर बाहर कर देंगे। तो अब सरकार ने कहा कि भाई कैसे होगा? तो देखिए, जो पाकिस्तान वर्तमान का पाकिस्तान है, उसी में कभी पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, जिसे आज हम बांग्लादेश कहते हैं। तो 25 मार्च 1971 को बांग्लादेश स्वतंत्र होता है। ठीक है, बांग्लादेश में बहुत हिंसा होती है। तो हिंसा के बाद लोग पड़ोस में घुस आए, भारत में घुस आए। क्लियर? और जब वो घुसपैठिए भारत में आ रहे थे, तो उस समय हमारी जो प्रधानमंत्री थी श्रीमती गांधी, उन्होंने इस बात को यूएन में भी उठाया था। और जब यूएन ने ध्यान नहीं दिया था, तब मिसेस गांधी ने, ठीक है, अटैक किया था। क्लियर? या भारतीय फौज का डिप्लॉय किया था। तो अब यहां पर एनआरसी कहती है कि वे लोग जो 25 मार्च 1971 के पहले, ठीक है, बांग्लादेश से नॉर्थ ईस्ट में आए हैं, उनको नागरिकता दी जाएगी, और जो उसको बाद आए हैं उनको नागरिकता नहीं दी जाएगी। ठीक है, क्लियर? तो आप एनआरसी समझ गए, आप सीएए को भी समझ गए। ठीक है, लेकिन अब यहां एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि इसमें आपको और क्या क्या चीजें आपके कंपटीशन के लिए उपयुक्त है। ठीक है, तो पहली चीज आप याद रखिएगा कि इसमें आपको एक चीज है कि जो पहली नागरिकता दी गई तो सीएए के तहत, वो किसको दी गई? ठीक, तो आप कहेंगे applications were being scrutinized and formally, इतना ये होगा, फिर पाकिस्तान होगा ये। हाँ, वो आप नाम जरूर याद रखिएगा कि पहला सर्टिफिकेट झूला राम को दिया गया था। किसको दिया गया? झूला राम को दिया गया था। अब यहां पर आपको एक चीज याद रखना होगा। ठीक है, वो क्या है कि झूला राम को किसी, जिस धर्म का है वो हिंदू है, तो उसे किसी मंदिर के पुरोहित से सर्टिफिकेट ले आना होगा कि वह इस धर्म का है। बस ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा जो एप्लीकेंट है, दूसरे नंबर का जो एप्लीकेंट है, वह है शीतल दास। ठीक, और वह बड़ा खुश है कि अब उसे झुग्गी झोपड़ियों में नहीं रहना होगा, अब वह अपने बच्चों को बेहतर तालीम दिला सकेगा। ठीक है, और गर्व से कह सकेगा कि वह भारतीय है। ठीक है ना? तो ये पूरा आपका मैटर खत्म हो गया, जिसे हमने, ठीक है, व्यापकता दे करके बताया है आपको। ठीक है, अब आप एक टॉपिक और देख लीजिए। ये देखिए,
ये टॉपिक है क्या? कह रहा है कि मणिपुर में इंटरनेट की तो बात किया ही किया, ठीक है। अमूमन आप याद रखिएगा, द हिंदू के जो ऐसे होते हैं, जो लेख आते हैं, समाचार आते हैं, अगर आप उन्हें सही ढंग से पढ़े हुए हैं तो मुझे लगता है कि आप, ठीक है, प्री, मेंस और इंटरव्यू, ठीक है, किसी के लिए आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। यहां पर जो लेख है वो ये कह रहा है कि मणिपुर से 97% लोगों का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है। कह रहा है कि साउथ एशिया से कुल डिप्लॉयमेंट हुआ है कितना? इतना हुआ है 69,000 लोगों का, लेकिन 69,000 में से 67,000 लोग केवल मणिपुर से डिप्लॉय किए हैं, मतलब विस्थापित हुए हैं, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, कोई आदमी अपने घर को कब छोड़ता है? ठीक है भाई, देखो, बड़ा आदमी बनने के लिए छोड़ता है, पढ़ाई लिखाई करने के लिए छोड़ता है, या आप कह सकते हो कि विकास करने के लिए छोड़ता है। एक बात तो ये आती है। दूसरा ये आता है कि वायलेंस हुआ रहता है, हिंसक, बड़ी हिंसा फैली हुई है चारों तरफ, तो लोग भय के कारण, वायलेंस से भयभीत होकर के छोड़ जाते हैं, ठीक है। तो हमने 2 पॉइंट बताया आपको, एक तो भाई फियर है और दूसरा डेवलपमेंट है, और तीसरा रीजन भी है, और वह है नेचुरल डिजास्टर। कोई प्राकृतिक विपदा होती रहती हो तो भी लोग छोड़ जाते हैं, ठीक है, क्लियर। तो अब यहां प्रश्न आता है कि मणिपुर से इतने ज्यादा लोगों ने क्यों छोड़ा? तो आप कहना विकास की इच्छा थी, न नेचुरल डिजास्टर था, अपितु एक बात थी, इस जीवन को सुरक्षित करने की, ठीक है। क्योंकि एक व्यक्ति सबसे ज्यादा चिंतित होता है अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी पति और पत्नी के लिए, अपने बूढ़े माँ बाप के लिए, इसलिए वह तबाही में रहना चाहेगा, ठीक है, सुकून से रह लेगा, लेकिन उसके लोगों की जिंदगी सुरक्षित रहे। तो समझ गए, इसका मणिपुर का मैटर बहुत ही डरावना मैटर है, ठीक है। अब कह रहा है कि ये घटना है क्या, मणिपुर की घटना है क्या? तो ये चीज आप एक डेट देखो, यहां हमने बाहर कर दिया है, ठीक है। कह रहा है कि सर 3 मई है। हाँ, एक चीज ये आप जरूर नोट कर लिएगा, IDMC, ये वाला जरूर नोट करिएगा, IDMC मतलब IDMC, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? तो आप कहेंगे लिखा है इंटरनेशनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर, मॉनिटरिंग सेंटर, ठीक है। फिर से सुनिए, कह रहा है कि इंटरनेशनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर, इंटरनेशनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर, ठीक है। ये कहाँ की संस्था है? जनीवा की संस्था है, स्विट्जरलैंड की संस्था है, और यही संस्था है जो यह डाटा लेकर आती है, ठीक है, जो मणिपुर का सर्वे करती है, ठीक है। भारत की एजेंसियां नहीं पहुंच पाई, लेकिन यह विदेशी एजेंसी आई और सर्वे करके चली गई, ठीक है। तो आप जरा देखिए, ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि मई 3 है, ठीक है। अब वहां पर कह रहा है कि एक समुदाय है, मैती समुदाय, मैती समुदाय। देखो, 2 चीज याद रखना, मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं, मैती,
और दूसरा है कुकी, ठीक है, और प्लस अन्य भी कर लीजिएगा, लेकिन ये दो आपको जरूर याद रखना है। तो मई 3 है और मैती जो समुदाय है वहां का, वह प्रदर्शन कर रहा है। किस लिए प्रदर्शन कर रहा है? कि हमें शेड्यूल ट्राइब्स में घोषित कर दिया जाए। क्लियर? तो जब वो शेड्यूल ट्राइब्स में घोषणा करने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इसका विरोध कर रहा है कौन? कुकी और उसके साथी। ठीक है? क्यों भाई, तुम क्यों विरोध कर रहे हो? क्योंकि ये ट्राइब्स हैं लेकिन मैती ट्राइब्स नहीं है। क्लियर? अब जब इनको लगा, कुकियों को लगा कि भाई अगर ये भी आ जाएंगे एसटी में तो हमारा क्या होगा, इसका मतलब हमारी ही रोटी बटेगी। ठीक है? फिर इन दोनों में क्लैश हो जाता है और क्लैश का परिणाम क्या होता है? ठीक है, तो आप कहेंगे कि सर, ठीक है, आप मैती भी कर सकते हैं और मिताई भी कर सकते हैं। मिताई, ठीक है, MEITEI, ठीक है, मिताई भी आप कह सकते हैं। ठीक, आपने इतनी चीजों को कर लिया तो ये संघर्ष शुरू हो जाता है। ठीक है भाई, जब ये संघर्ष शुरू हो गया तो ये कहाँ कहाँ हुआ? कुछ डिस्ट्रिक्ट में हुआ, बिष्णुपुर है, इम्फाल है, इन सब जगहों पे हुआ। ठीक है, वो डजंट मैटर। लेकिन अब सरकार को क्या चाहिए था? ठीक है, सरकार ने क्या किया कि जब यहां दंगे शुरू हुए तो सबसे पहला काम किया सरकार ने कि इंटरनेट को ठप कर दिया। अब इंटरनेट को ठप करने के बाद आपने फौज भेज दिया। ठीक, तो आप बताइए, जब व्यक्ति को ये लगी जाए कि उसको अब कोई नहीं देख रहा है, ठीक है, तो वो करेगा क्या? तो आप कहेंगे कि वह फिर पशु बन जाएगा। ठीक है, क्लियर? आप याद रखिएगा कि मैंने बहुत पहले पढ़ा था, जिसमें कोई पॉलिटिकल थिंकर है, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं उस थिंकर का, लेकिन वो कहता है कि मैन इज बाय बर्थ सॉलिटरी, पुअर, नेस्टी एंड ब्रिटिश। ठीक है, कि जो मनुष्य होता है ना, वो जानवर है। ठीक है, क्योंकि वो सदा अपने आप को गरीब महसूस करता है, सदा वो बारबेरियन होता है, सदा वो अकेलेपन में रहता है। ठीक है, उसके अंदर सामुदायिकता होती नहीं। ठीक है, जैसे आप अमूमन देखते होंगे, ठीक है, कि लोग कहाँ कौन सा कमरा खोजते हैं, लड़के लड़कियां, भाई हमको सिंगल रूम दे दिया जाए ताकि वो फ्री रहे, अपने अनुरूप रहे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि वह अकेलापन उनको पसंद है। ठीक है, क्लियर? तो अब वही लेखक कहता है, मैं शायद सोचता हूं कि ये शायद हॉब्स कहता है, मैं देखिए कंफर्म नहीं हूं। ठीक है, मैं यही सोच रहा हूं कि शायद लेवियाथन में हॉब्स कहता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जब इंटरनेट आपने ठप कर दिया तो आपने क्या किया? ठीक है, कि हर प्रकार के सिस्टम को ठप कर दिया आपने। तो इसका मतलब यह है कि जो लोग थे वो अपनी बर्बरता पर उतर गए। और आदमी जब बर्बर होता है ना, जब आदमी से सामाजिकता मिट जाती है ना, तो सबसे पहले वो स्त्रियों और बच्चों पर ही टूटता है। क्लियर? और स्त्री समुदाय एक ऐसा समुदाय है कि जो युद्ध और संघर्ष में अगर कोई सबसे ज्यादा त्रासदी का शिकार बनता है तो वह स्त्रियां बनती हैं, उसके बाद बच्चे बनते हैं। क्लियर? दुनिया में की बात है ये, ऐसा नहीं कि केवल हिंदुस्तान की बातें हैं भाई। ठीक है ना, ये पूरी दुनिया की बात। तो अब इन लोगों ने क्या किया? इंटरनेट बंद है,
इसके बावजूद दो महिलाएं अपनी आबरू की भीख मांगते हुए भागती हैं और पुलिस के पास पहुंच जाती हैं। लेकिन जब पुलिस की गाड़ी में पहुंचती हैं तो पुलिस से कहती हैं आप मुझे बचा लो, बचा लो, बचा लो, बचा लो। ठीक है, लेकिन पुलिस क्या करती है, साहस नहीं कर पाती और अंतोगत्वा उन औरतों को नग्न करा करके परेड कराया गया, पूरे शहर घुमाया गया, बाद में और भी कुछ किया गया। ठीक है, तो ये सब तो कॉमन सी बात होती है। ठीक है, तो ऐसे वहां हजारों के केसेस मौजूद हैं। इस बात को खुद मणिपुर के गवर्नर ने स्वीकारा था। क्लियर? तो अब इन परिस्थितियों में लोग क्या करेंगे? ठीक है, इन परिस्थितियों में लोग क्या करेंगे? माइग्रेट कर जाएंगे, अपने स्थान को छोड़ जाएंगे। क्लियर ना? और यही रिपोर्ट में इन्होंने लिखा है और कहते हैं, तुलना किया इन्होंने, विश्व से तुलना किया है, एक चार्ट बना के दिखाया है। ठीक है, वो चार्ट, ये सब तो हमने बता दिया आपको। चार्ट में बताया गया है कि सबसे ज्यादा विस्थापित हुए हैं कहां से? मणिपुर से। आप सोचिएगा, क्योंकि जो हम तुलना करने जा रहे हैं, ठीक है, वो तुलना डरावनी है कि हमारे यहां, ठीक है, पीछे छूट गया सूडान, हम सूडान से मीलों आगे हैं। और किसमें? हिंसा में, बर्बरता में। और फिर मणिपुर 1, सूडान 2, सीरिया 3। ठीक है, और इसके बाद है DRC, और उसके बाद है कोलंबिया और यमन, जहां पर वॉर चल रहा है। ठीक है, ये सीरिया में क्या है, वॉर ही तो चल रहा है। यमन में क्या है, हुती सब तो वही है, आतंकवादी समूह है, लेकिन वह भी बहुत नीचे हैं मणिपुर की तुलना में। ठीक है, तो ये आपका मैटर रहा। ठीक है, आप इसे सही ढंग से करिएगा और पढ़ लीजिएगा। मैंने एक एक पॉइंट को बहुत ही क्लियर करके आपको बताया है। ठीक है, अच्छा लगता हो तो आप लाइक करना और कमेंट करना शायद भूल जाते हैं। ठीक है, थैंक यू बच्चों, आज इतना ही। गुड डे।